नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों ने आज सेना के 2 वाहनों पर हमला किया है। इस हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं और 3 जवान घायल भी बताए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां ज़बरदस्त फायरिंग चल रही है। सेना के मुताबिक आज दोपहर सेना के 2 वाहन सैनिकों को ऑपरेशन साइट पर लेकर जा रहे थे, तभी आतंकियों ने फायरिंग की। सेना ने भी आतंकियों पर फायरिंग का जवाब दिया। और क्या समय स्थिति है, आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी राजीव रंजन के पास। राजीव, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पे? देखिए, अभी जो जानकारी मिल पा रही है, सेना आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है। डेरा की गली जो इलाका है वो सुरनकोट और थन्ना मंडी के बीच में पड़ता है। बहुत घने जंगल है, पीर पंजाल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है और वहाँ नाले कुछ इस तरह के कि बहुत लंबे लंबे गुफा है और वहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यानी आप तकरीबन कई जगहों पर 30 किलोमीटर है, कई जगहों पर 20 किलोमीटर है। बहुत डिफिकल्ट इलाका है, बहुत मुश्किल इलाका है, घने जंगल है। और वहाँ सेना को जब आतंकियों के छिपे होने के बारे में खबर लगी तो उसके बाद सेना ने ऑपरेशन लॉन्च किया और उसी दौरान जो है सेना के बांध से जब कुछ ट्रूप्स वहाँ मोबिलाइज किया जा रहा था तो उसी दौरान जो घात लगा के आतंकी बैठे हुए थे उन्होंने हमला किया। सेना का ये कहना है कि बेशक शुरुआती उनका नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन जिन आतंकियों ने इस तरह की कायराना हरकत की उनको करारा जवाब दिया जाएगा। पूरे इलाके की घेराबंदी सेना ने कर ली है और सेना का ये कहना है कि उन आतंकियों को मार गिराया जाएगा जिन्होंने ऐसी हरकत की है। जी, नज़र बनाए रखें। धन्यवाद राजीव इस जानकारी के लिए। और आइए न्यूज़ 8 में अब आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा में बड़ी चूक के बाद संसद भवन की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला आज लिया गया। संसद में अब सुरक्षा संबंधी जांच CISF करेगी। गृह मंत्रालय ने CISF को संसद परिसर का सर्वे करने के लिए भी कहा है। सर्वे के बाद ही CISF चार्ज लेगी। संसद की सुरक्षा को लेकर ये बड़ा कदम सुरक्षा में चूक को लेकर माना जा रहा है और जांच कमेटी की सिफारिश के बाद ये फैसला लिया गया है। 13 दिसंबर को लोकसभा की सुरक्षा में लगी सेंध का असर दिखने लगा है। अब खबर आ रही है संसद की सुरक्षा में CISF के जवान भी तैनात होंगे। ये फैसला सुरक्षा में लगी एजेंसियों की मीटिंग के बाद लिया गया है। CISF के जिम्मे दिल्ली मेट्रो और एयरपोर्ट जैसी महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों की सुरक्षा है। चूक के बाद दिल्ली पुलिस, CRPF और CISF के आला अधिकारियों ने संसद की सुरक्षा का मुआयना भी किया है। दिल्ली पुलिस के 8 लोग सस्पेंड किए जा चुके हैं। धीरे धीरे पार्लियामेंट का गला घोंटा जा रहा है और होम मिनिस्टर साहब धीरे धीरे स्पीकर को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर आकर। मैं तो आपसे कहता हूँ कि जॉइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी का पद खाली क्यों है, रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि संसद में एंट्री पॉइंट पर न केवल बॉडी स्कैनर लगेंगे बल्कि संसद की अपनी सुरक्षा के रिक्त पदों को भी भरने का काम जल्द किया जाएगा। ऐसे गैजेट खरीदे जाएंगे जिससे बेहतर तरीके से चेक हो सके। फिलहाल संसद की सुरक्षा में पहले से ही संसद की अपनी पार्लियामेंट सिक्योरिटी, CRPF की पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप और दिल्ली पुलिस तैनात हैं। इसमें पार्लियामेंट सिक्योरिटी के जिम्मे संसद में आने वाले का कार्ड चेक करना और पहचान जैसे काम है, तो पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप के जिम्मे बिल्डिंग की सुरक्षा है, जबकि दिल्ली पुलिस फ्रिस्किंग का काम करती है। तो CISF को लेके आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। देश के तमाम एयरपोर्ट पे भी सुरक्षा उनकी है और जो देश की सबसे महत्वपूर्ण जगह वहां भी सुरक्षा उनकी है। और अगर इसमें भी किसी को दिक्कत लग रही है तो राजनीति करनी है और अच्छी बात की भी खिलाफत करनी है, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है वह वाकई एक गंभीर मामला है। इसको लेकर लोकसभा और गृह मंत्रालय उच्च स्तरीय जांच कर रही है और जब उसकी सिफारिश आ जाएगी तब संसद की सुरक्षा में और भी बदलाव होगा। इस सेंधमारी ने बताया कि संसद की सुरक्षा का नियमित आकलन जरूरी है। संसद की सुरक्षा जितनी भी चौकस होगी, जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसका ख्याल भी सबको रखना पड़ेगा। संसद भवन से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।
लोकसभा में आज भी विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई जारी रही। लोकसभा से आज 3 और सांसदों को निलंबित किया गया है। इस सत्र में संसद के दोनों सदनों से 146 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। सांसदों के निलंबन के विरोध में आज विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने सांसदों ने संसद परिसर से विजय चौक तक मार्च निकाला। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने कहा कि सरकार की तरफ से जानबूझकर निलंबित किया गया है ताकि महत्वपूर्ण बिलों को सरकार अपनी मर्जी से पास करा ले। दूसरी ओर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मुद्दे पर बीजेपी ने भी आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे। ये दुर्दैव है कि शाह साहब भी वहां पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए। क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं, डायमंड हाउस में बात करते हैं, अहमदाबाद में, और रेडियो में अब टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते। ये सदन का अमर्यादा उन्होंने किया। संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों के प्रति ये भाव, अब ये देश की जनता भी इनको जवाब देगी और देश का संविधान भी इनको जवाब देगा। ये राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो या फिर टीएमसी हो या अलायंस हो, उनके अलायंस के कई घटक दलों ने जो उपराष्ट्रपति महोदय का, जो एक किसान का बेटा है, जो एक समाज का बहुत सम्मानित व्यक्ति है, ये किसानों का भी अपमान है, उनके समाज का भी अपमान है, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों का अपमान है और इसका खामियाजा राहुल गांधी को और कांग्रेस को और अलायंस को भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें, एक और INDI गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश जारी है। वहीं राज्यों में घटक दलों के बीच टकराव देखने को भी मिल रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। लुधियाना में आज कांग्रेस की बड़ी रैली हुई। इस दौरान ज्यादातर कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि आपसे गठबंधन मंजूर नहीं है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਲੀਆਂ ਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। तो कोरोना के मामले से हम सबको सतर्क होने की जरूरत है। केरल में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामले तेजी से सामने आए हैं। ऐसे में पड़ोसी राज्य कर्नाटक ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राज्य सरकार ने 5000 RT-PCR टेस्ट रोजाना करने का फैसला लिया है। पिछले 10 दिनों में कोरोना की वजह से यहां पर 3 मौतें हुई हैं। 60 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। बेंगलुरु शहर के बड़े अस्पताल KC जनरल हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों के लिए विशेष वार्ड बनाया गया है। सर्दी, खांसी, बुखार और कोरोना के दूसरे लक्षण दिखने पर RT-PCR टेस्ट करवाया जा रहा है। So government has clearly issued a guidelines. हमने RT-PCR टेस्ट शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश बिल्कुल साफ है कि किन लोगों का RT-PCR किया जाना है और किन का नहीं। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं उनका RT-PCR टेस्ट हमने शुरू कर दिया है। Patient, those who have these symptoms. बेंगलुरु में जहां प्रतिदिन 1500 टेस्ट करने का लक्ष्य है, वहीं राज्य में 5000 RT-PCR टेस्ट सरकार करवाएगी। कोविड टेक्निकल कमेटी की बैठक में फैसला हुआ कि कोविड के लिए कैबिनेट की एक उप समिति बनेगी, जो कोविड तकनीकी समिति के साथ मिलकर दवा, बेड, टेस्ट किट पर नजर रखेगी। राज्य में रोजाना 5000 RT-PCR टेस्ट करवाए जाएंगे, खासकर केरल और तमिलनाडु से सटे इलाकों में। 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मास्क अनिवार्य होगा।
फिलहाल क्रिसमस या नए साल के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों पर रोक नहीं होगी। Everybody should wear mask and the 60 and above years 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मास्क अनिवार्य है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह लोगों को दी जाती है। कर्नाटक में फिलहाल 92 मामले कोरोना के आए हैं, जिसमें से 72 लोग होम आइसोलेशन में हैं। 92 cases are found. पड़ोसी राज्य केरल में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामले पाए गए। ऐसे में कर्नाटक सरकार किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए हर रोज 5000 RT-PCR टेस्ट करवाने का फैसला किया गया है। लेकिन किट्स की कमी है। सरकार का कहना है कि जल्द ही इस कमी को दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि नए साल के साथ साथ क्रिसमस का जश्न सामने है, जहां बड़ी संख्या में लोग एक जगह पर जमा होते हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।